श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज एक अनूठी रचना का प्रकाशन हुआ और जिसका लोकार्पण किया गया, जिसका विमोचन किया गया, और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आप सोचते होंगे कि ये रचनाएं प्रकाशित होती हैं, फिर उसका विमोचन होता है, मगर ये रचना जो है, ये संग्रह जो है, चील पहाड़ी की जिज्जी के नाम से जो संग्रह है, वो अपने आप में अनूठा है। अनूठा क्यों है मित्रों? क्योंकि ये लिखा है तो वरिष्ठ साहित्यकार कवियत्री स्वर्गीय श्रीमती जयंती खरे, जया जी ने। तो आप सोच रहे होंगे स्वर्गीय जयंती खरे जया जी ने कैसे कहानी संग्रह लिखा। यही अपने आप में अनूठा है और यही सबको प्रेरणादायक बनाता है कि श्रीमती स्वर्गीय जयंती खरे जी के परिवार के सदस्यों ने जो उनका कहानी का संग्रह इधर उधर तितर बितर पड़ा था, उसका संकलित करके प्रकाशन कराया और प्रकाशन करके आज जो है विमोचन किया गया। और मैं समझता हूँ कि आज स्वर्गीय जयंती खरे जी को इससे बड़ी परिवार की श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि उनकी कहानी संग्रह का उन्होंने प्रकाशन किया। मैं श्यामलम संस्था का भी साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि श्यामलम संस्था ने इस कार्यक्रम की गरिमामय बनाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और चील पहाड़ी की जिज्जी क्योंकि एक स्वर्गीय कहानीकार, कवित्री, साहित्यकार ने लिखी है, इसलिए आप लोग उसको जरूर सुने, पढ़ें। तो ये अपने आप में बहुत अनूठा विषय है। तो मित्रों, आप सबको मैं सादर अभिवादन करता हूँ और श्यामलम संस्था को पुनः धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सबसे एक अनुरोध भी करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इनके जो परिवार के द्वारा किया गया है अनूठा कार्य वो जन जन तक पहुँचे और एक प्रेरणा स्रोत बने, मील का पत्थर बने। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे श्यामलम संस्था के कार्यक्रम में, जहाँ पर ये चील पहाड़ी की जिज्जी का आज विमोचन हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। हम भी तो जाने विद्या का हमको ऐसा वरदान दे दो मां। वीणा मैया मुकुट सिर पे साजे, हाथों में वीणा मैया मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे दो मां। हे शारदे रचना अज्ञात है या पारंपरिक मेरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश तिवारी जी, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना के लिए आपको धन्यवाद। और अब हमारे अतिथियों के स्वागत की बेला है। मैं हमारे पुष्पहार और श्रीफल के साथ सम्मान करें। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर करुणा ठाकुर जी के सम्मान के लिए मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय श्री जेसी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे आज के
कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करें। हमारी एक और समीक्षक अतिथि डॉक्टर सुजाता मिश्र जी के सम्मान के लिए मैं श्रीमती रूपाली श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं कि वे सुजाता जी का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब बारी है कि हमने यह आयोजन क्यों रखा। श्रीमती जयंती खरे जया जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वे हिंदी साहित्य के दिव्य महापुरुष श्री अंबिका प्रसाद दिव्य की पुत्री हैं, जो एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार के साथ साथ एक बड़े अच्छे चित्रकार भी थे। कला और संस्कृति उनको अपने परिवार से विरासत में मिली, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम उनके विवाह के बाद उनके सबसे अनन्य सहयोगी श्री जयश्री श्रीवास्तव जी ने किया। सारे जीवन उन्होंने शिक्षकीय दायित्व का निर्वहन किया, तो उनके अपने जीवन साथी जयश्री श्रीवास्तव जी बैंक में अपनी सेवाएं प्रदत्त करते रहे। इस दौरान श्रीमती जयंती खरे जी का लेखन अनवरत चलता रहा, लेकिन कोई पुस्तक उनकी प्रकाशित नहीं हो पाई। एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, लेकिन उनके बाद उनकी रचनाओं को सामने लाने का काम यदि किसी ने किया है तो उनके पति श्री जयश्री श्रीवास्तव जी ने किया है, जो एक बड़ा अनुकरणीय कार्य है। और इस बात के लिए मैं आदरणीय श्रीवास्तव जी को बधाई भी देता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ। एक आयोजन, स्मृति आयोजन उनका दिल्ली में हुआ था, तो उसके बाद आज यह आयोजन हो रहा है। हमने सौभाग्य है मुझे कि मैंने श्रीमती जयंती खरे जी के साथ में मंचों को साझा किया है जब मैं बहुत कम उम्र का था, नवयुवक था, अभी भी हूँ। मैंने उनके साथ मंच साझा किया है। बहुत ही मृदुभाषी, स्नेहिल, मातृत्व उनमें कूट कूट के भरा हुआ था, और मेरे प्रति उनका हमेशा वात्सल्य बराबर रहा। तो आज मुझे यह खुशी होती है कि मैं उनके आयोजन में सहभागिता निभा पाता हूँ, क्योंकि मुझे संचालन का दायित्व दिया गया है, लेकिन यह स्वागत उद्बोधन है, इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ। मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए आदरणीय उमाकांत मिश्र जी अध्यक्ष श्यामलन को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज का यह कार्यक्रम जो श्रीमती जयंती खरे जया जी का कार्यक्रम है, इसमें अपनी स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। नमस्कार। भाई आशीष ने इस कार्यक्रम के संबंध में सब कुछ तो बता दिया है। आदरणीय जयश्री श्रीवास्तव जी से पहली बार परिचय जब हुआ तो वो जया जी का जिक्र आया। उन्होंने बताया कि उनकी एक पुस्तक है, वो लेखिका थी, मैं नहीं जानता था, मैं बहुत लंबे समय बाद साल होता था।
आपके रिटायरमेंट, तो उतने साहित्यकारों से या सागर के साहित्य से परिचित नहीं था। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी थी और लेखिका थी और उनका निधन हो चुका है। निधन शब्द सुन के बड़ा अजीब लगा, इतनी अच्छी लेखिका रही हैं और मैं उनको नहीं जानता। उन्होंने बताया कि उनकी एक पुस्तक है जिसका विमोचन होना है, क्योंकि वो एक महिला द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी। क्या नाम था? सस्मिता। सस्मिता। उसको मैंने, वो आवेदन तो मैंने कराया पूरा, लेकिन उस पर बैनर रखा हमने महिला काव्य मंच पर। आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। वो पहला कार्यक्रम था जो इनकी स्मृति में किया। अभी बहुत सी बातें आएंगी। जगदीश श्रीवास्तव जी के द्वारा अपनी पत्नी के प्रति जो प्रेम, श्रद्धा और इस तरह के भाव रखे गए उनके जाने के बाद, और ये चौथी पुस्तक है उनकी। उनके रहते संभवतः पहली किताब भर प्रकाशित हुई थी, बाकी 3 पुस्तकें आपके द्वारा प्रकाशित कराई गई हैं। वो अभी भी बहुत सी पांडुलिपियां उनके पास सुरक्षित हैं। उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा आप इसी तरह लगे रहिए, तो अन्य पुस्तकें भी जो पांडुलिपियां को इसी तरह कार्यक्रम के माध्यम से उनके सिद्धांतिक स्वरूप विकासित करते रहे। उनमें सहमति दी हुई है। थोड़ी सी बात स्मृति शब्द की और थोड़ी बात श्यामनंद। दरअसल श्यामनंद का जो गठन हुआ था उसका उद्देश्य ही था स्मृति आयोजन एवं श्रद्धांजलि समारोह। इस उद्देश्य को लेकर संस्था बनाई गई थी और साहित्य शब्द से हम लोगों का ना पहले और ना उस समय दूर दूर तक कोई वास्ता रहा। डरते थे साहित्य से। ये नहीं मालूम था कि बाद में जाके ये संस्था साहित्यिक संस्था के रूप में एक स्थान हासिल कर लेगी। अभी मुझे कहा गया कि स्वागत भाषण दें, तो स्वागत भाषण में एक लाइन में दूंगा कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सम्मानीय मंत्रिका, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और राजन दुबे तुम बाद में हम तुम्हारा नाम ले लेंगे, बाद में लेंगे, तो अन्यथा मत लेना, क्योंकि हमें आगे बहुत जाना है। भी बहुत से वक्ता हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमें करना है। तो आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और बात है संस्कृति, स्मृति और श्रद्धांजलि शब्द की, तो उससे जो शुरुआत की गई थी स्मृति आगमन से, तो हम लोग जो हमारे शहर के वरिष्ठ ऐसे साहित्यकार, लेखक लोग या विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्यरत रहे लोग जिसने कोई नाम कमाया और समाज को दिया, उनकी स्मृति में हम लोगों ने स्मृति आयोजन की शुरुआत की। और उसकी शुरुआत हुई थी स्वर्गीय दुबे जी, रमेश दत्त दुबे जी से पहला कार्यक्रम किया था। और उसी कार्यक्रम में हीरा सागर जी, जो बहुत बड़े डायरेक्टर रहे, वो दिल्ली के आकाशवाणी में रहे और उनका भी खूब नाम रहा। सागर को का नाम उनको बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कभी उनका निधन भी हुआ था, तो उनका स्मृति आयोजन, ये 2 कार्यक्रम एक साथ हम लोगों ने किए थे। स्थिति यह हो गई थी कि लगातार जब स्मृति आयोजन करें, हम लोग कार्ड छपवा के घर घर जाके बांटते थे। तो लोग कह रहे थे फलाने का बाप मरा है, फलाने का बेटा मरा है, वो इनको चिंता है, यानी थिल्लियां उड़ाने लगे। स्थिति यह आ गई थी। शुरुआत की बात बता रहा हूँ। इस चीज का महत्व समझने में कई साल को लगे। हम लोग जाते थे कार्ड बांटते हुए, सरस्वती वाचनालय में यहाँ पहुंचे, वहाँ युवा खड़ा हुआ, हमें देख के बोलते दुबे आ गए, उमाकांत कार्ड दे देंगे तेरे को।
तो ये स्थिति थी, उसका हम लोगों ने सामना किया और अब कर्म में जुटे रहे, डटे रहे। आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे यूनिवर्सिटी में। एक कार्यक्रम में उनको अतिथि बनाया, उनने घर पर बुलाया और हम लोगों को परामर्श दिया। मैं था, कपिल बैसाखी जी थे, बोले आप साहित्य को भी इसमें शामिल करें। उन्होंने साहित्यिक आयोजनों के लिए कार्यक्रम का नामकरण किया साहित्य परिक्रमा, जो आज भी हमारा निरंतर जारी है, और संस्कृति परिक्रमा भी शुरू की। इस तरह से साहित्य, संस्कृति, भाषा और कला के लिए समर्पित जो भी है वो कार्यक्रम हम लोग करते आ रहे हैं। और उसी क्रम में आज ये है, हम लोग के पास ये गिनती नहीं है कि हम कितने कार्यक्रम कर चुके हैं। वो तो समय और परिस्थितियों के आधार पर हम लोग कर देते हैं, और उससे हमें बड़ी एक आत्मीय शांति मिलती है। ये हम लोग की कमाई है। तो इसी बात करना चाह रहा था। आप सब पधारे हैं और हमारे शहर के प्रबुद्ध जन हैं। बहुत से लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, बहुत से लोग वो भी हैं जो मुझे नहीं जानते। तो कृपया आप जानें, मैं उमाकांत मिश्र श्यामानंद अध्यक्ष, और समय समय पर आप सब लोगों को इसी कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उमाकांत मिश्र जी। आपने कहा कि हमें मन की शांति मिलती है इस तरह के आयोजन करने से, और मुझे लगता है कि आपको इन कार्यक्रमों से ऊर्जा मिलती है और आप और चैतन्य होकर आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है आज का यह मुख्य आकर्षण, चील पहाड़ी की जिज्जी कहानी संग्रह, जिसका विमोचन यहाँ पर किया जाना है। यह उनकी मृत्यु उपरांत निकाली गई तीसरी पुस्तक है। श्री देशी श्रीवास्तव जी जो उनके पति हैं, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी पत्नी के उस अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित करने की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और आज इसी श्रृंखला में चील पहाड़ी की जिज्जी का विमोचन आज इस मंच के माध्यम से होने जा रहा है। भाई अमिताभ जी अभिनय की विमोचन के लिए पुस्तक लाने की कृपा करें। हमारे अतिथियों से निवेदन है, विमोचित करें, लोकार्पित करें। लोगों के बीच में, पाठकों के बीच में आज यह एक नई पुस्तक पहुंचने वाली है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ताली बजा दो भाई। करा दी जाएगी। यह एक बड़ा सुखद क्षण होता है कि जब किसी साहित्यकार को उसकी कृति का प्रकाशन होता है। यह बात अलग है कि आज श्रीमती जयंती खरे जी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने अपनी उन कहानियों को लिखा है, लेकिन उन कहानियों को प्रकाश में लाने का काम
आज हो पाया। निश्चित तौर पर मैंने भी एक निगाह इस पुस्तक पर डाली है। बहुत ही सुंदर कहानियों का यह संग्रह है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय जेसी श्रीवास्तव जी को कि जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, और मैं स्वर्गीय जया जी के पति श्री जेसी श्रीवास्तव जी का इसी नाते सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्यामनंद संस्था को, और जो भी महानुभाव उनका सम्मान करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं कि वे आए और श्री जेसी श्रीवास्तव जी का सम्मान करें। श्यामनंद संस्था के सदस्य श्री संतोष पाठक जी, श्री हरि शुक्ला जी, श्री कपिल वैसाखिया जी, आदरणीय उमाकांत मिश्र जी, हमारे इस सभागृह में हमारे वरिष्ठ साहित्यकारगण यहाँ मौजूद हैं, हमारे पत्रकार साथी यहाँ इस सभागृह में मौजूद हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आदरणीय संतोष पाठक जी से श्यामनंद संस्था के कार्यकारी सदस्य हैं। वो अभिनंदन पत्र का वाचन करें। उसके साथ ही मैं कायस्थ महासभा की ओर से नमस्कार सभी लोगों को। मुझे आदेश हुआ है कि दिए जाने वाले सम्मान पत्र का मैं वाचन करूं। मैं आपके सामने सम्मान पत्र का वाचन कर रहा हूं। स्वर्गीय जयंती खरे जया स्मृति आयोजन 2025 सम्मान पत्र श्री जगदीश चंद्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर। किस रिश्ते को कौन निभाता, किस विधि कितनी दूरी, छोड़ गई वो आप भरोसे अपनी आस अधूरी। अपना धर्म निभाया तुमने, आस करी वह पूरी, चील पहाड़ी की जी की छाप कहानी पूरी। ये मुकेश तिवारी जी जो एक कवि, लेखक, कहानीकार में कुछ ऐसी संवेदनशीलता होती है जो इस भौतिक जगत के पार भी बहुत हद तक देख सकती है। ये मन की हृदय के अनहद नाद को भी महसूस कर लेते हैं। परंतु श्री जगदीश चंद्र श्रीवास्तव जी का अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय जयंती खरे जया के साथ जो तादात्म्य हुआ, उससे उनकी दृष्टि भी एक कवि, लेखक जैसी विस्तारित हुई, और आपने एक साहित्यकार, लेखक के मन को समझते हुए जया जी की हस्तलिखित पांडुलिपियों को संरक्षित और सुरक्षित किया। आपने उनकी 4 रचना कृतियों को प्रकाशित भी कराया है। आपने स्वर्गीय जया जी के साहित्य का प्रकाशन कर साहित्य अनुरागियों को एक दिशा दी है। निश्चित ही आपका यह सहकार का अवदान अत्यंत प्रशंसनीय है। अस्तु, आज हम स्वर्गीय जयंती खरे जया के कहानी संग्रह चील पहाड़ी की जिज्जी के विमोचन पर आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आपको सम्मानित करते हैं। स्वस्थ सुखी जीवन की शुभ मंगल कामनाओं के साथ उमाकांत मिश्र अध्यक्ष, कपिल वैसाखिया सचिव, हरि शुक्ला कोषाध्यक्ष, संतोष पाठक संयुक्त सचिव, डॉक्टर सुरेश आचार्य संरक्षक। सागर दिनांक 12 अक्टूबर 2025 रविवार, कांची होटल सभागार, सिविल लाइन सागर। धन्यवाद। डबरा से पधारे हमारे भाई श्याम श्रीवास्तव जी यहाँ पर हमारे जेसी श्रीवास्तव जी का सम्मान करना चाह रहे हैं। बुंदेली
संस्कृति परिषद, उत्कल साहित्य और संस्कृति परिषद डबरा की ओर से श्री श्याम श्रीवास्तव जी सादर आमंत्रित। मार्गदर्शक प्रणेता पूरे साहित्यकार वर्ग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। ये श्री श्रीवास्तव जी का सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमती चंचला दवे जी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन सागर इकाई, उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत कर रही हैं। हमारे वरिष्ठ गीतकार, गीत ऋषि आदरणीय श्यामानवर सरोटिया जी, आदरणीय डॉक्टर दयाधर सागर जी, हरि सिंह ठाकुर जी, नलिन गुप्ती जी, यहाँ साहित्य का हमारे बड़े भाई आदरणीय रविन्द्रनाथ शिलाकारी जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई अंबिका यादव जी, आदरणीय अंबिका यादव जी यहाँ मौजूद हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे पूरन सिंह जी, अरुण दुबे जी, राजेंद्र दुबे जी, आदरणीय शिवरतन जी, आप सबका मैं इस सभागृह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर विनोद तिवारी जी का हार्दिक स्वागत है। हमारे पत्रकार साथी भाई गजेंद्र जी का हार्दिक स्वागत है। भाई धर्मेंद्र दुबे जी, भाई नीरज वैद्य जी, भाई अमित दुबे जी, पंकज सोनी जी, भाई हमारे प्रशांत जैन जी हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। स्वागत की बेला को शायद विराम देना चाहिए। सबके मन में इच्छा है कि आदरणीय श्रीवास्तव जी का सम्मान करें। आप सबके मन के भाव के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं स्मृति वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ स्वर्गीय जयंती खरे जया जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री अमिताभ श्रीवास्तव, जो कि भोपाल में कार्यरत हैं, वे आए और स्मृति वक्तव्य देने की कृपा करें। आदरणीय जयश्री श्रीवास्तव जी के परिवार जन भी स्वागत करने के लिए इच्छुक हैं। उनके परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके छोटे भाई श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी अपने बड़े भाई श्री जयश्री श्रीवास्तव जी का सम्मान कर रहे हैं। मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और आप सभी जो साथी यहाँ पधारे उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करता हूँ।
अपना स्मृति वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं 4 लाइनें पिताजी के लिए समर्पित करता हूँ। श्रीमती जयंती खरे जया की अमूल्य रचनाओं को हर पन्ने पर संवेदनाओं के साथ संजोकर रखने वाले उनके जीवन साथी श्री जगदीश चंद्र श्रीवास्तव जी ने आज इन कहानियों को पुस्तक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उनकी यह प्रतिबद्धता और स्नेह लेखिका की विरासत को सदा जीवित रखेगा। मैंने किताब में कुछ अपने व्यक्तिगत विचार रखे थे, जैसा मैं अपनी माँ को समझा। संक्षिप्त में उसके बारे में मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इस किताब की प्रत्येक कहानी अपने आप में स्वतंत्र है। गहराई से गौर करने को स्पष्ट होता है कि कहानियाँ कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेखिका को अपने खुद के जीवन में मिले खट्टे मीठे अनुभवों का क्रमवार विश्लेषण करती प्रतीत होती है। इन कहानियों में जीवन के विभिन्न पहलुओं की मौजूदगी है। समाज के छुए अनछुए पहलुओं पर बड़ी ही मार्मिकता से लिखा गया है। लेखिका सदैव ही समाज परिवर्तन की प्रबल पक्षधर रही है। भाषा शैली अत्यंत सहज प्रभाव के साथ दुख व निराशा के क्षणों को ऐसे उकेरती है जैसे कहानी को स्वयं के अंदर जीने का बोध सा जीवंत हो जाता है। समस्त कहानियां वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों का सहज चित्रण करती हैं व स्त्री प्रधान चरित्र पर आधारित है। शीर्षक चील पहाड़ी की चिट्ठी इस किताब की अंतिम कहानी है। आप लोगों ने शायद चील पहाड़ी का नाम सुना होगा। ये बंडा जिले की तहसील है, एक छोटा सा। तो माता जी को अपने सेवा काल के दौरान उधर जाने का अवसर मिला। उस समय वो बंडा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थी। वहां जाके उन्होंने ये जो घटनाक्रम देखा, ये सत्य घटनाओं पे आधारित लिखी हुई कहानी है। इस कहानी संग्रह के प्रकाशन का मेरी माँ स्मृति से श्रीमती जयंती खरे का एक सपना ही रहा। वर्ष 2006 में प्राचार्य पद के से सेवानिवृत्त होने के बाद 2008 में उनका निधन हो गया। लेकिन शायद हर सपने का पूरा होने का एक अपना वक्त होता है। आज लगभग 17 साल बाद मैं और मेरा परिवार और मेरे पिताजी के प्रयासों से इस किताब का प्रकाशन कर पाए और हम पूरे परिवार से लेखिका को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब मैं एक और आज बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये परसों नरसों मेरे मन में विचार आया था कि लेखकों को, साहित्यकारों को, कहानीकारों को, कवियों को कहीं ना कहीं मंच से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन कई ऐसे दिवंगत साहित्यकार हैं, ऐसे लेखक हैं जो जिनकी रचनाएं उनके जाने के बाद कोई उसका उपयोग नहीं होता है और उनको समाज के सामने लाने वाला कोई नहीं होता है। तो इसी सोच के साथ मैंने एक अपना परिवार में चर्चा की कि मैं एक माता जी के नाम पे एक पुरस्कार या सम्मान की घोषणा करता हूँ। तो उसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि साहित्य केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक जीवन परंपरा है जो पीढ़ियों के अनुभव, संस्कार और संवेदनाओं को जोड़ती है। जब कोई साहित्यकार इस संसार से विदा लेता है तो उनकी रचनाएं आत्मा की तरह जीवित रहती हैं। वे शब्द, वे भावनाएं, वे विचार आने वाले पीढ़ियों के लिए दीपक का कार्य करते हैं। लेकिन अक्सर लेखक के जाने के बाद उनकी लेखनी या तो अधूरे विचार समय की धूल में खो जाते हैं। यहाँ पर परिवार, विशेषकर संतान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो उस लेखनी को सहेज के, संरक्षित करके और उसको बढ़ाए, ये उसकी एक जिम्मेदारी हो जाती है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि परिवारों में इस दिशा में प्रोत्साहन का माहौल बनाना आवश्यक है। इन सृजनशील प्रयासों को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्वर्गीय जयंती खरे जया स्मृति लेखनी विरासत सम्मान की आज मैं घोषणा करता हूँ। यह सम्मान उन संतानों, परिजनों या परंपरा वाहकों को समर्पित होगा जिन्होंने अपने दिवंगत माता पिता या पूर्वजों की साहित्यिक धरोहर को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। स्वर्गीय जयंती खरे जया स्मृति लेखनी विरासत सम्मान केवल एक सम्मान या पुरस्कार नहीं, यह विरासत, संवेदना और निरंतरता का प्रतीक है। साहित्य की यही विरासत, यही निरंतरता हमारे समाज की अगली शक्ति है। यह लेखनी विरासत सम्मान इसी शक्ति को नमन करता है।
और इसके लिए मैंने कुछ श्यामलन संस्था से भी चर्चा की थी। उन्होंने इस पुरस्कार की नेक भावना और पवित्र उद्देश्यों को देखते हुए तत्काल स्वीकृति दे दी। तो आगे से ये मैं अनुरोध करूंगा श्यामलन संस्था से कि इस पुरस्कार को वो अपनी संस्था के माध्यम से कंटिन्यू करेंगे और श्रीवास्तव परिवार इसमें जो भी व्यय आएगा स्मृति चिन्ह, साल, श्रीफल और प्रोत्साहन राशि के रूप में राशि रुपए 11,000 का व्यय श्रीवास्तव परिवार की तरफ से किया जाएगा। और इसके बाद मैंने चर्चा करने के बाद आशीष जोशी जी पे बात छोड़ दिया था, तो मैंने निवेदन किया था, मेरी इच्छा है कि इसी प्रोग्राम में इस पुरस्कार को हम अमली रूप दें। तो आगे की कार्रवाई आशीष जी ने जो भी की है मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो उससे अवगत कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद अमिताभ जी। यह एक बहुत सराहनीय प्रयास श्रीवास्तव परिवार के द्वारा सामने आया है। जब इस तरह की विरासत लेखनी सम्मान की बात आई तो इसके लिए आदरणीय जेसी श्रीवास्तव जी, आदरणीय सरोटिया जी, श्यामल सरोटिया जी और मुझे इसकी जिम्मेदारी दी गई कि इस पहले सम्मान का हकदार कौन होगा। तो एक बड़ा कठिन प्रश्न था। सभी के विचार एक थे कि श्री उमाकांत मिश्र जी, श्यामलन संस्था के अध्यक्ष, जो इस कार्य को निरंतर अनेकों वर्षों से कर रहे हैं, श्रीमती जयंती खरे जया जी की स्मृति का दिया जाने वाला विरासत लेखनी का सम्मान, प्रथम सम्मान श्री उमाकांत मिश्र जी को प्रदान किया जाए। मैं आदरणीय श्यामल सरोटिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए, क्योंकि वे उमाकांत मिश्र जी के बाल सखा भी रहे हैं, उनके मित्र भी रहे हैं। वे उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालने की कृपा करें और फिर मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा मंच पर। श्री जेसी श्रीवास्तव जी और मंच के सभी लोग उनका आज इस विरासत लेखनी सम्मान, जो कि प्रथम सम्मान उनको प्रदान किया जा रहा है, 11,000 रुपए की राशि, शॉल, सम्मान पत्र इस सम्मान में रखा गया है। और आगे से श्यामलन संस्था की जिम्मेदारी होगी। मैं एक बात और आदरणीय, जब यार मोहम्मद यार जी का निधन हुआ, उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उनके निधन के बाद एक ऐसे साहित्यकार को जिसके परिवार में कोई व्यक्ति साहित्य था ही नहीं, जो उनकी बात को कई लोगों तक प्रकाश में लाने का काम करता है, ये जिम्मेदारी श्यामलन संस्था ने उठाई और उनका वह काव्य संग्रह प्रकाश में, उनकी गजल संग्रह प्रकाश में आया। ऐसे हमारे शहर में अनेकों लोग हैं। आदरणीय आर.के. तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं कि जिनकी साहित्य को प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी आदरणीय उमाकांत मिश्र जी ने निभाई है। भले ही इन सारी प्रक्रिया में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई, लेकिन वे आज भी सतत रूप से इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर श्यामल सरोटिया जी। धन्यवाद। ये आशीष जोशी जी, मंच पर विराजमान आशीष मुखर्जी जी, मेरे बहुत प्रिय अनुज प्रिय भाई संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी जी, अध्यक्षता कर रही एक बहुत सशक्त कवित्री और महाविद्यालय के प्राचार्य सम्मानीय डॉक्टर कन्वर ठाकुर जी, बहुत अच्छी समीक्षक और जिनका फिल्म समीक्षा इसकी विमर्श का बड़ा सशक्त लेखन है, ऐसी सम्मानित डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी, ख्याति लब्ध कहानीकार और जिनकी कहानियों के बड़े चर्चे होते रहते हैं, बहुत अच्छा लिखती है, समीक्षा करती हैं, कवित्री भी है, ऐसी सम्मानीय नरेंद्र जैन जी, और मेरे बहुत प्रिय
श्री JC श्रीवास्तव जी। भैया श्रीवास्तव जी, मैं आपको यहाँ से मंच से प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ और उनका पूरा परिवार। वैसे मुझे खड़ा किया गया कि मैं श्यामलम के अध्यक्ष उमा जी के बारे में कुछ बात करूँ, पर उसके पहले जिनके नाम से सम्मान दिया जा रहा है, स्मृति शेष बहन जयंती खरे जिया जी का सम्मान की चर्चा नहीं करूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। जयंती खरे जी और मेरा साथ लगभग 15 वर्ष तक हम लोग रैली में साथ में पदस्थ थे और वो मेरी मोहन बोली बहन थी। संतोष भाई भी उसमें रैली में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। प्राय रोज हम लोगों का मिलना जुलना हो रहा था। ये बच्चे जो आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत छोटे थे और मेरे बेटे का भी मित्र थे, रोज इनका घर में आना जाना था। जयंती बहन जी बड़ी मुंह को समर्पित कवि थी। एक बड़े रचनाकार की बेटी होने का गर्व उनमें कभी नहीं रहा। अंबिका प्रसाद जी दिव्य देश के एक बहुत बड़े रचनाकार थे और उन्होंने उस जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं हुआ करती थी, लगभग 60 से अधिक ग्रंथों की रचना उन्होंने की। बड़े बड़े उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, काव्य की जितनी भी विधाएं होती वो सब लिखी। तो ऐसे एक बड़े रचनाकार की बेटी होने का भी उन्हें कभी कोई घमंड नहीं रहा, कोई अहंकार नहीं रहा। बहुत सहज सरल रही और उनका बड़ा स्नेह मेरे प्रति रहा। मैं आज बहुत श्रद्धा के साथ उनके पावन चरणों में प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ और उनके पूरे परिवार को इस आयोजन के लिए आयोजित करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। और देखिए, जब पूरे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है और वृद्धाश्रम में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में एक परिवार ऐसा भी है जो अपनी स्वर्गीय माँ के नाम पर अपना आयोजन कर रहा है। कितने गर्व और गौरव का विषय है, अनुकरणीय है, अभिनंदनीय है बार बार कि आज वो अपनी 17 वर्ष हो गए जयंती बहन जी को गए हुए, पर उनका परिवार आज भी कितने आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। और JC श्रीवास्तव जी के बारे में जो कहा जाए कम है। अपनी पत्नी को लोग तो जीते ही प्यार नहीं करते हैं इस जमाने में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। करवा चौथ अपनी जगह है, पर ये अपनी जगह है। इसके बाद भी JC श्रीवास्तव जी निरंतर उनके लिए समर्पित भाव से प्यार कर रहे हैं। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो मुझे शेर याद आ गया, सुन लें आप, कि अजीब शख्स है पत्नी को प्यार करता है। अजीब शख्स है पत्नी को प्यार करता है, उस पर कमाल ये है अपनी को प्यार करता है। तो आशीष भाई, हम जिस दौर में गुजर रहे हैं उस दौर में अपनी पत्नी को प्यार करना बहुत कठिन काम है। इस सत्य को आप स्वीकार करें। और अब बात आई उमाकांत मिश्र जी की। तो उमाकांत मिश्र जी का जो व्यक्तित्व है वो बर्फ के उस टुकड़े की तरह है जो पानी में डला हुआ है। मेडिकल साइंस में उसको आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं। जब हम बर्फ का कोई टुकड़ा पानी में डालते हैं तो 80% वो पानी में रहता है और 20% ऊपर हमें दिखता है। उमाकांत जी का जो व्यक्तित्व हम देख रहे हैं और जो हमारी आंखों के सामने है और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वह केवल वह 20% हिस्सा है जो हमें दिख रहा है। 80% तो उनका ऐसा व्यक्तित्व है जिसको समझने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। और उनकी रचना वो जब वो विश्वविद्यालय में थे तो छात्र संघ की राजनीति जुड़ी हुई थी और विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बड़े क्रांतिकारी काम किए और विश्वविद्यालय को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए उन्होंने काम किया। छात्रों को एकजुट रखने में उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और छात्रों के हित की लड़ाई वो लड़ते रहे। जब वो शासकीय सेवा में आए तो जहां जहां रहे वहां उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी तेंदू खेड़ा और घटा के दमोह के लोग रैली के लोग रैलियों जनपद पंचायत के सीओ रहे, वहाँ पर उन्होंने सारे कार्यक्रमों को चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उसका स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन उमाकांत जी की भूमिका बड़ी सक्रिय रही।
स्वर्गीय स्मृति से विठल भाई जी पटेल के साथ में उन्होंने रह करके बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। उनके उद्देश्यों को लेकर के जो कार्य उनको उन्होंने आगे बढ़ाया और रिटायरमेंट के बाद लगता था कि शायद वो अब शांत होकर के बैठ जाएंगे, और मुझे लगता है कि जो कार्य वो शासकीय सेवा में रह करके नहीं कर पाए उनको करने का था। उनका तो पूरा परिवार ही, आज मैं याद करूँगा बहुत सम्मान के साथ श्यामाकांत भैया को, जिन्होंने सागर से लेकर बालीपुर तक इस बुंदेलखंड की माटी को वहाँ तक पहुँचाया, उसके अपनी सुरभि से पूरे बॉलीवुड को महकाया। तो ऐसे बड़े परिवार से उनके परिवार में उनके पूज्य पिताजी ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, विद्यालय की स्थापना की। आज भी वहाँ बच्चे निःशुल्क सेवा निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। उन्हें भोजन पानी की सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, पुस्तकों की और वस्त्रों की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो ये कि परोपकारी परिवार में परोपकारी संस्कार उनके भीतर है। मुझे लगता है कि यह संस्कार उनको अपने स्वर्गीय पिता श्री गोविंद शास्त्री जी, जिनके मैं बड़े विनम्रता से उनको याद कर रहा हूँ, उनसे मिले हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी पीढ़ी भी, उनकी बेटी ने भी अटल जी को बड़ी बेहतरीन किताब लिखी, अटल सदा अटल है ना, तो ये अपूर्वा ने लिखी एक पुस्तक है। तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार, चाहे वो रमाकांत भैया हो, उनकी धर्मपत्नी भी व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत कथा का प्रवचन करती हैं। ये पूरा फिर उमा भैया की एक विशेषता रही, कार्यक्रम करेंगे लेकिन अंतिम पंक्ति में कोने में कहीं बैठे होंगे, अभी भी कहीं बैठे हैं यहाँ पर, आखिरी में बैठे रहते हैं, कोने में बैठे हैं ना। लोगों को मंच देते हैं, लोगों को सम्मान देते हैं, उनके सम्मान में बड़े बड़े सम्मान पत्र लिखते हैं, माला, शाल, श्रीफल, ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। जैसे फिल्म का डायरेक्टर पूरी फिल्म को दिशा निर्देश करता है और किसी टाकीज के कोने में बैठ करके अपनी फिल्म को देखता है, बिल्कुल उसी तरह से भैया वहाँ भी बैठते हैं। और जब इनके लिए यह नाम हम लोगों ने तय किया कि यह सम्मान को दिया जाना चाहिए, मैं इस बात का गवाह हूँ। उन्होंने कहा 10 बार मना किया सम्मान लेने से, मैं नहीं लूंगा, मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए और मुझे थोड़ा सा उनसे कर्रे होकर बात करना पड़ेगी, क्यों नहीं लेंगे, आप नहीं लोगे, हम लोग जबरदस्ती आपको सम्मान देंगे। और यह सम्मान देते हुए मैं समझता हूँ कि आज सागर के सभी रचनाकारों का और रचनाकारों को प्रमोट करने वाले व्यक्ति का हम सम्मान करके बहुत स्वयं गौरवान्वित है। और इस निर्णय से आप, यदि आप सब सहमत हो कि इनको यह सम्मान मिलना उचित है, तो बहुत जोरदार तालियों से उमा भैया का सम्मान करें और श्रीवास्तव परिवार के लिए भी आप लोग तालियां बजाइए। मैं आग्रह करूँगा उमा भैया जब वहाँ पीछे में छिपे रहे, ये हमका गाना पड़ेगा। मैं आदरणीय जयश्री श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता, क्योंकि इसके पहले तो इनको मालूम भी नहीं था उमाकांत मिश्र जी को कि आज उनका यह सम्मान होने वाला है। ये बड़ी सरप्राइजिंग है और आदरणीय जयश्री श्रीवास्तव जी उनको सम्मान पूर्वक यहाँ पर आमंत्रित करें। श्री उमाकांत जी मिश्रा को प्रदान किया गया है। श्री उमाकांत जी से अनुरोध है कि कृपया इस सम्मान को ग्रहण करने का कष्ट करें। अरे बिल्कुल, हम बात पूरी क्या है। उन्होंने का मदद तभी जब वो पूरा दोनों कंधों पर आए। पूरा परिवार आ जाओ ना, आ जाकर कैसे
पापा जी को सामने इस तरफ आओ। यस सामने देखिए। एक बार फिर से तालियां हो जाए भैया सम्मान लेते हुए। अब मैं आज इनको सम्मान, यह पहला सम्मान दिया गया है विरासत व्यक्ति सम्मान आदरणीय उमाकांत मिश्र जी से निवेदन है कि वे 2 शब्द इस सम्मान के बारे में। धोखा मुल्की डेढ़ से ये बात सही है कि मैंने इस सम्मान को या अन्य इसके पहले भी जो सम्मान हुए हैं उनको लेने से हमेशा मना किया और उसका कारण हमने जो संस्था बनाई हम लोगों ने उसका उद्देश्य सम्मानित करना, स्वयं सम्मानित होना नहीं। जब ये बात आई, इसके पहले भी जब आई तो मैंने इस बात को कहा। हमारे गंगाधर सागर जी बैठे हुए हैं, ये हर साल एक सम्मान देते हैं। आप और आदरणीय हरगोविंद भैया जी मेरे पास आए कि आपका सम्मान करना है, तब भी उनको भी मैंने खूब निवेदन किया कि हमारे संस्था का उद्देश्य ये है दूसरों को सम्मानित करना, इस तरह के लोगों को, ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढ के सामने लाना। और धीरे धीरे होने लगा कि खुद सम्मानित होने लगे। तो ये थोड़ा मुझे बड़ा हृदय से अजीब लगता है कि भैया दूसरों का करते करते खुद करवाने लगे। अब लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां आप इनकार करेंगे तो वो गलत होगा। तो आदरणीय जयंती जी, जिनको मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि उस समय मैं सागर में नहीं था, नौकरी में था, और आदरणीय श्रीवास्तव जी, इनके परिवार से जब जुड़ा आज से 5 साल पहले, आदरणीय जया जी की स्मृति में जो कार्यक्रम किया गया था पुस्तक का विमोचन, वो मैंने श्यामलाल के सहयोग से किया था और उसमें महिला काव्य मंच, उसको एक बैनर दिया था। वो महिला थी और मैंने कहा महिला ही संचालन करेंगी, महिला ही कि कोई संस्था उसके बैनर को उसको करेंगे। वो किया और बहुत सफल रहा बेशक। तो उस समय आप सबसे जुड़ा हुआ, तो अब मुझे धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि श्यामलन और श्रीवास्तव परिवार कोई अलग नहीं है, हम भी उसी परिवार के सदस्य हैं। तो आज के इस आयोजन को भी मैं श्यामलन से दूर ही रखा था। हम लोगों ने अपनी रूह पर शून्य रखी थी, लेकिन श्रीवास्तव जी ने जोर दिया, उनके पुत्रों ने, दोनों ने, तो थोड़ा हम उसमें सक्रिय, मतलब मंच पे सक्रिय हो गए या इन कार्यक्रमों में जो हो रहे हैं इनमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। अन्यथा हमारा उद्देश्य था कि जैसा कि इनके वक्तव्य में हुआ भी है, बोला गया भैया जगदीश श्रीवास्तव जी के बारे में, उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति कितना बड़ा अवदान है ये उन्होंने किया और कर रहे हैं। इसमें हमने कहा कोई संस्था की आवश्यकता नहीं है, ये तो इसकी आवश्यकता है कि आपका उसके प्रति कितना स्वयं समर्पण है, वो कितना आपका उनके प्रति सद्भाव है, वो कितना रहा। बस मैं ज़्यादा बात निकल हुआ, 1.5 से ज़्यादा कर दी है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार को, और ये सम्मान मिला। और ये 11,000 रुपया कहीं नहीं, जाना वही जाना वही है श्यामलाल के लिए। ये हम लोगों को भी मालूम है कि आपको जो भी दिया जाएगा वो आप कहीं ना कहीं श्यामलाल के आयोजनों में उस राशि को लगा देते हैं, लेकिन आपने यह सम्मान ग्रहण किया। आदरणीय उमाकांत मिश्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह पहला अवसर है कि जब आपने कोई सम्मान ग्रहण किया है, और वो भी यदि ऑल ऑफ सडन यहाँ पर सीधी घोषणा करी गई है, इसलिए आपने मजबूरी बस यह सम्मान लिया है।
नहीं तो हम लोग यदि कल आपको बता देते तो हो सकता था कि यह सम्मान आप ग्रहण करने से मना कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी का आग्रह है कि 2 मिनट यहाँ बैठ लें। नहीं, मैंने तो पहले बताया। एक दुष्यंत कुमार का एक शेर है, संतोष श्रीवास्तव जी, दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। तो ये सबको मंच देने का काम करते हैं, खुद नेपथ्य में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमाकांत मिश्र जी, श्रीवास्तव जी की परिवार के लिए। इस सम्मान की बेला को यहीं समाप्त करते हुए अब हम आते हैं कि जिस पुस्तक के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, उस पुस्तक के अंदर आखिर क्या है। यह हम सबके अंदर एक जिज्ञासा है कि चील पहाड़ी की जिज्जी, जिस पुस्तक का यहाँ अतिथियों ने विमोचन किया है, उस पुस्तक के अंदर क्या है, उस सब को जानने के लिए हमारे बीच में जो विद्वान वक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ व्यंग्यकार, कहानीकार, कवित्री और कहानीकार, लघु कथाओं में महारत रखने वाली आदरणीय श्रीमती निरंजना अनिल जैन जी को, क्योंकि अनिल भैया का नाम ले नहीं पाए थे पहले हम, तो निरंजना अनिल जैन जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज के इस पुस्तक पर अपनी समीक्षा वक्तव्य को देने की कृपा करें। इस मंच पर विराजित सागर नगर की विभूतियां सभी का अभिनंदन करती हूँ और इस सभागार में विराजित सभी सुधी श्रोताओं को नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे अपने भाई आशीष को आशीष देती हूँ। मुझे आज यहाँ पर जिस कहानी संग्रह की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का निर्वहन करने से पूर्व मैं अपने आप से उम्र में, लेखन में और क्रियाशीलता में, यानी हर क्षेत्र में बड़ी वरिष्ठ रचनाकार स्मृति से श्रीमती जयंती खरे जया जी को अपनी आदरांजलि व्यक्त करती हूँ। यदि मैं उन्हें जिज्जी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्हें मेरी बड़ी बहन जैसी है और रही हैं। और अगर मैं अपनी बात शुरू करूं तो निश्चित ही उनके साथ गुजरे कुछ पल मुझे याद आ रहे हैं। यद्यपि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ी थी, पर सन 1994 की बात है जब सागर आकाशवाणी ने मंचीय कवियत्री सम्मेलन किया था झिलमिलाती शाम के नाम से। उसमें प्रथम बार मैं और वो दोनों ही कवियत्री के रूप में शामिल हुए थे। तब मेरा उनसे प्रथम परिचय हुआ था। उसके बाद मुझे कुछ अन्य मंच और गोष्ठियां उनके साथ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब भी मैं उनके साथ मिली, जब भी मेरी रचना धर्मिता उनके साथ हुई, तो मैं उन्हें एक कवियत्री के रूप में ही जानती थी। लेकिन उनके कहानीकार होने का भान तो मुझे समीक्षा के लिए मिले उनके कहानी संग्रह चील पहाड़ी की जिज्जी को पढ़ने के बाद हुआ। निश्चित ही चील पहाड़ी की जिज्जी बहुत ही मार्मिक, हृदय स्पर्शी और उत्कृष्ट कहानियों का संग्रह है। इतनी उत्कृष्ट कहानियां मुझे लगता है कि मैंने दीर्घकालीन अवधि के बाद पढ़ी है और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि लेखिका को लेखन की जो क्षमता है वो पैतृक संपदा के रूप में विरासत में मिली हुई है और विरासत में मिली इस संपदा को उन्होंने अपने अन्वेषण के माध्यम से, अपनी अवलोकन, गहन अवलोकन दृष्टि के माध्यम से परिवार या समाज में घटित छोटी छोटी घटनाओं को विचारों से का गहन मंथन करके
उनको शब्दों की मड़ियों में तराशा और फिर कल्पना सूत्र में पिरोकर कहानियों का निर्माण किया। और आज वो कहानियां चीर पहाड़ी की जिज्जी इस संग्रह में के रूप में हमारे जनमानस के समक्ष प्रस्तुत है। तो निश्चित ही इस कहानी के लिए वो बधाई की पात्र तो है ही, लेकिन इन कहानियों के लिए उनसे ज्यादा उनका परिवार श्रीवास्तव परिवार बधाई का पात्र है, क्योंकि इन कहानियों में श्रीवास्तव परिवार का प्रेम, स्नेह और समर्पण गुथा हुआ है। उनसे लवरेज है ये कहानियां। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर रचनाकार जो भी सृजन करता है उसको लगता है, क्योंकि वो आत्मा से सृजन करता है, उसको आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, तो वो सोचता है उसका किया सृजन सभी पढ़े, देखे, सुने और सराहे। इसके लिए ऐन के प्रकार को प्रयासरत भी रहते हैं। तो लेकिन बड़ी बात तो तब होती है जब उनके न रहने पर कोई उनकी प्रमाण पत्रों को, उनके सम्मान पत्रों को, उनके जो लिखी हुई डायरियों में रचनाएं होती हैं या फिर इधर उधर लिखे पन्नों में रचनाएं होती हैं, उनको एकत्र कर उनको प्रकाशित करवाकर उनकी उसको अक्षुण बनाए रखने का प्रयास करें उनकी स्मृतियों को। और आज उस स्मृति में श्रीवास्तव परिवार ने एक और नगीना जड़ दिया है, सम्मान देने का दूसरों को। तो ये इस क्षेत्र में मैं श्रीमती जया जी को, जयंती खरे जया जी को बहुत अति भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनके लिए उनके परिवार ने जो प्रयास किया है वो निश्चित ही प्रणम्य है। क्योंकि सन 2008 में उनका देहावसान हुआ था और उनके देहावसान के एक लंबे अंतराल बाद उनके शोक में डूबे परिवार ने यद्यपि शोक से उबरने की कोशिश तो की, पर उनकी स्मृतियों से विरत नहीं हो पाए और उनकी रचनाओं को सहेज कर सन 2025 में जो ये कहानी संग्रह चीर पहाड़ी की जिज्जी इसको प्रकाशित करवाया। तो और ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उनका उपनाम जया था और जया एकादशी को ही उनका महाप्रयाण हुआ। ये अद्भुत संयोग है जीवन में। तो मैं कहती हूँ कि शरीर तो सबका नश्वर है, किंतु प्रेम और आत्मा ये दोनों अमर होते हैं। तो अपनी पत्नी जयंती जी के आत्मिक प्रेम में डूबे उनके विरही पति जयश्री श्रीवास्तव जी की उन्हीं के द्वारा सृजित इन 4 पंक्तियों में उनके हृदय स्पर्शी लगाव का उल्लेख किए बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। ये जयश्री श्रीवास्तव जी की लिखी पंक्तियां हैं। कहाँ गई तुम छोड़कर, कहाँ गई तुम छोड़कर, स्मृतियां हैं शेष, जीवन है मालिंद दृश्य के, दिया यही संदेश। हमको भी आना है तुम तक, हमको भी आना है तुम तक, आज नहीं तो कल। बतलाओ तो जया तुमने लिया कौन सा वेश, बतलाओ तो जया तुमने लिया कौन सा वेश। मेरा मानना है कि जीवन साथी की मृत्यु के उपरांत दीर्घ काल के बाद पश्चात भी प्रेम और लगाव के इस मोहातिरेक का होना प्रणम्य है। चीर पहाड़ी की जिज्जी इस कहानी संग्रह का नाम जितना अद्भुत है, मुख्य प्रश्न अपने आप में पूरी कहानी को बयां करता हुआ उतना ही भावनात्मक है। जिज्जी हमारे बुंदेलखंड के गांव में बड़ी बहन को संबोधित करने के लिए सम्मानजनक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। संग्रह में के शीर्षक के रूप में यह प्रयुक्त है शब्द। जिज्जी शब्द शीर्षक में प्रयुक्त है, तो प्रयुक्त है शब्द मुझे इस संग्रह के प्रमाण पत्र के रूप में नजर आता है, क्योंकि इस शब्द की शीर्ष मौजूदगी से किसी भी पाठक को यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि संग्रह की इन कहानियों में आंचलिक की मिठास और संस्कारों को निश्चित ही सहेजा गया होगा। लेखिका ने इस संग्रह की सभी 11 कहानियों की चदरिया को यथार्थ के करघे पर काल्पनिकता के ताने बानों से बुनकर
बड़ी खूबसूरती के साथ रोचक शैली में सजाया है। समाज के खोखले आदर्शों की पोल खोल कर उसे आईना दिखाती सामाजिक परिवर्तन की प्रबल पक्षधर संवेदना से परिपूर्ण एक कुशल रचनाकार द्वारा रचित इन कहानियों में जहां जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को बखूबी सहेजा गया है, वहीं यथास्थान कहावतों व मुहावरों के प्रयोग ने इन कहानियों में आंचलिकता की सौंदर्य बिखेरने में के साथ ही ग्राम्य जीवन को मानो जीवंतता प्रदान करती है। इस संग्रह में मौजूद हर कहानी का नाम उसकी विषय वस्तु और बहुत ही रोचक और अनोखी है। अगर हम इस संग्रह की समीक्षा की बात करें तो इसकी हर कहानी ग्राम्य परिवेश में घुली मिली सहज जीवन जीती नारी पात्र के इर्द गिर्द ही घूमती है, जहाँ धूल धूसरित होते सपनों में भी जीने की उम्मीदों को तलाशता हुआ बचपन है, अशिक्षा का पहरा है, गरीबी की मार तथा मजबूरी का दर्द झेलता नारी का जीवन है। इतना सब होने के बावजूद भी उन नारियों की सोच और विचारों की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति पाठक को चिंतन के लिए उकसाती है। इस कहानी संग्रह की हर कहानी अपने ऊपर बृहद चर्चा का आमंत्रण देती प्रतीत होती है। इसकी प्रथम कहानी वह गजरे वाली तो अजनबियों के बीच आत्मीय प्रेम को उल्लेखित करती बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। इसमें गरीबों की जिंदगी को गहराई से पड़ताल करते हुए लेखिका कह उठती है कि पैसों के पेट के लिए पेट की आग और गरीब बच्चों का बचपन कहाँ बर्दाश्त करती है। वह जिम्मेदारियों के साथ फीस दे ही जाती है। पैसों के लिए फूलों के गजरे बनाकर टीले पर जाकर बस और ट्रक ड्राइवरों को बेचने वाली 10 वर्षीय मासूम बसंती के प्रकृति प्रदत्त सहज सौंदर्य पर फिदा होकर मजबूरी में बस कंडक्टरी के लिए राजी हुआ युवा सुनील चलती बस से 1 रुपए का सिक्का फेंक कर गजरा लिए बिना ही आगे बढ़ जाता है, तो छोटी उम्र की बसंती का दिमाग भी एक परिपक्व व्यक्ति की तरह संकालू होकर सोचने लगता है कि एक अनजान ने मेरे साथ सहानुभूति क्यों दिखाई, कहीं ये सिक्का छलावा तो नहीं। फिर सोचती है बाबू तो अजनबी थे, उनके बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। इसके बाद वह गजरे के फूलों को मसल कर वहीं बंजर भूमि में बिखेर देती है और सिक्का लेकर घर चली जाती है। प्रतिदिन का यह क्रियाकलाप उन अजनबियों के दिलों में अनदेखे प्यार को पनपा देता है, किंतु एक दिन उसी मासूम लड़की को किसी की दुल्हन बनकर जाते देख उस कंडक्टर का दिल टूट जाता है और उन अजनबियों का प्यार बंजर भूमि पर फूलों के रूप में खिलकर बिना किसी मिलन के अजनबी दिशा में ही खो जाता है। दूसरी कहानी दीदी के सलवार सूट बचपन में सजने की ललक लिए खूबसूरत सपनों में खोई एक लड़की के बचपन गुजर जाने पर यथार्थ के धरातल से जुड़ने की बड़ी रोचक और हृदय स्पर्शी कहानी है। इसमें रंग रूप से सुंदर लंबे बालों वाली सजने की शौकीन 12 वर्षीय गरीब गत्तो जब अपनी अमीर मालिकिन की हमउम्र बेटी उनके के पास काम करती है तो वह उसके कीमती सलवार सूट, चूड़ी, बिंदी तथा बाला को देखकर मन ही मन कल्पना करती है जैसे यह सब उसी ने पहन रखा है और इसमें वह बहुत सुंदर लग रही है। इंदु उसकी भावनाओं को समझकर हंसती हुई कहती है जब मैं उतार दूंगी यह सब तुम्हें ही मिलेगा। सुनकर गत्तो खुशी से फूली नहीं समाती। किस्मत से इंदु की शादी हो जाती है और जब विदेश से हनीमून मनाकर बहुत देर बाद वह ससुराल से मायके वापस आती है तो उसकी निगाह अलमारी में रखे अपने उन सूटों पर पड़ती है जिन पर गत्तों की निगाह थी। तो वह ड्राइवर से गाड़ी निकलवा कर सारे सूटों को पोटली में बांध कर गत्तों के घर जाती है। वहाँ गत्तो उसे साड़ी में नजर आती है। वह गत्तो से कहती है तुम इस सूट में बाहर चलो, गाड़ी में भी सभी सूट रखे हैं जिन्हें तुम कल्पना में पहनती थी। तब गत्तो आह भरती हुई कहती है दीदी पिताजी के मरने पर माँ ने मेरी शादी कर दी है, सलवार सूट तो मेरे बचपन की ललक थी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सलवार सूट तो मेरे बचपन की ललक थी, अब ना बचपन रहा और ना ही ललक।
मेरी सासू माँ कहती है कि मैं साड़ी और घूंघट में ही अच्छी लगती हूँ। ढोलक कहानी दुनियावी रीति से अनभिज्ञ, जीवन की कड़वाहट से दूर, गांव में किसी के भी यहाँ होने वाले खुशी के अवसर का पता लगाकर स्वयं ही उसके घर पर जाकर मात्र 2 मुट्ठी चावल के बदले हुनरपूर्वक ढोलक बजाकर सगुन गीत गाने वाली गरीब बच्ची लीला के बिना गीत बाजे वाले सुने विवाह के अवसर पर संगीत से भी किए हुए ठाकुर की छोटी बहू शीला के उसके प्रति आत्मीयतापूर्ण प्रेम व्यवहार की अद्भुत रोचक है। दुर्गा मौसी का रास्ता कहानी में दुर्गा मौसी के का रास्ता पुराण जहाँ मन को आह्लादित करता है, वहीं हर किसी की मदद को हर समय खड़े रहने वाले मददगार को मदद की जरूरत पड़ने पर अपनी खोल में सिमट जाने वाले समाज की असलियत को भी बखूबी पेश करता है। सोने का पेन कहानी के माध्यम से लेखिका ने सभी साहित्यकारों को सख्त संदेश दिया है कि सम्मान पाकर गर्व करना ठीक नहीं, कभी हृदय के भावों और लेखनी में एकरूपता होनी चाहिए, भिन्नता नहीं। विदा कहानी में लोकसभा चुनाव के वोट कबाड़ने के लिए करोड़पति नेता जहां अपने इकलौते बेटे का विवाह गरीब शिक्षक की सुंदर सुशिक्षित बेटी सुनीता से सम्मेलन में करने का हथकंडा अपनाता है, वहीं उसकी लालची पत्नी अपनी गरीब बहू को छोटी छोटी बात पर टोक कर उसका जीना दूभर करके उसे मरने की कगार तक पहुंचा देती है। यह गरीबी और संस्कारों के ऊपर हावी स्वार्थ से परिपूर्ण हथकंडों और लालची मानसिकता की प्रवृत्ति वाली बहुत ही मार्मिक कहानी है। समझौता कहानी परिवार और समाज की सुदृढ़ता के हिसाब से एक सशक्त और विचारणीय कहानी है। मनीषियों के अनुसार परिवार और समाज को नारी ही जंजीरों में बांध कर रखती है। नारी के कारण मान, मर्यादा, रिश्ते, कानून सब सुरक्षित रहते हैं। यदि नारी कुशल हो जाए तो परिवार और समाज रूपी जंजीर के खुलावे खुलकर बिखरने में देर नहीं लगती। अगर क्षणिक भावावेश में हुए पारिवारिक झगड़ों या प्रताड़ना के कारण नारी को न्याय की आस में कोर्ट की दहलीज चढ़ना पड़े तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेखिका इस कहानी में एक मुवक्किल के रूप में अपने पारिवारिक झगड़े के कारण न्याय की आस में 8 वर्षों से कोर्ट के चक्कर काट रही है और वहां पर वह अपनी पेशी का इंतजार करती हुई अनपढ़ सरल भोली महिलाओं की समस्याओं का समाधान करके उन्हें घर वापस भेज देती है, किंतु अपनी पेशी होने पर जैसे कहती है, आज मैंने कई मुकदमे निपटाए। इसमें दोनों ही पक्षों की जीत हुई है। कारण कि उनके बीच झगड़े नहीं थे। विशेष बात देखिए कि कारण कि उनके बीच झगड़े नहीं थे, वे तो मनुष्य के हृदय में बसे स्थायी भाव थे। देर से ही सही मैंने जीवन रूपी कला को पढ़ लिया है। अपनों के बीच कैसी की और कैसी हार, अब मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। सिंदूर कहानी भी बेहद मार्मिक बन पड़ी है। दुर्गा काकी की 18 साल की बिटिया कुंता के दिल में ब्याह के समय तमाम महिलाओं द्वारा सिंदूर और सिंदूरा के महत्व को उसके दिल की गहराई में इस हद तक बैठा दिया जाता है कि ससुराल में सौतेली सास से तमाम अत्याचार झेलने के बाद वह अपने सुहाग की रक्षा में सिंदूरा को अपने आंचल में बांध कर मायके आ जाती है। उसकी दयनीय हालत देखकर उसके दुख में मां चल बसती है। फिर भाभी के अत्याचार और मोहल्ले वालों के ताने सहकर भी ना तो वह पति के नाम से सिंदूर को अपनी मांग से दूर करती है और ना ही आंचल की छोर से सिंदूरा। अंततः जीत उसके सिंदूर की होती है। लंबे अंतराल के पश्चात उसका पति घनसू अपनी सौतेली मां की निर्दयता पर क्रोध पर प्रेम हुआता है उसे, और वह साड़ी चूड़ी बिंदी लेकर उसे लेने आ जाता है और भाभी द्वारा गुस्से में फेंके गए अपने सिंदूरा को बचाने के लिए पागल सी हो रही कुंता को उठाकर कहता है, अब तुम्हें इस डिब्बी की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा सिंदूर आ गया है। व्रत कहानी सगुन अपशगुन के अंधविश्वासों को संजोए बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। अपनी जवान बहू को हो चुकी दादी पूजा पाठ और सगुन अपशगुन के चक्कर में ऐसा उलझती है कि
उठने बैठने तक का मुहूर्त निकालने के लिए पंडित को पूरे समय घर में रखती है। घर को भरा पूरा करने के लिए वे पोते का ब्याह करके बहू घर में तो ले आती है, किंतु घर के सगुन का विचार करती है, उस पर नित नए व्रतों का बोझ डाल दी जाती है। हवेली की मंगल कामना में व्रतों से लगी भूखी प्यासी बहू शोभा जब बीमार पड़ती है तो उसे मायके भिजवा दिया जाता है। वहां वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद मानसिक रूप से बीमार ही रहती है। उसकी शादी की सालगिरह पर उसके ससुराल से उसके पिता को बेटी शोभा सहित आने के लिए आमंत्रण भेजा जाता है। मेहमानों के आ चुकने के बाद बहू का इंतजार होता है, किंतु बहू की जगह एक व्यक्ति शोभा का पत्र लेकर आता है जिसमें लिखा था, पूजनीय दादी जी, ससुर जी, पति परमेश्वर जी, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हवेली की मंगल कामना के लिए मैंने आजीवन साध्वी रहने का व्रत लिया। महत्वपूर्ण कहानियां हैं ये सभी, इनके वो भी महत्वपूर्ण है। माँ कहानी को यदि लेखिका का आत्मकथन है या फिर उनकी माँ के जीवन का जीवंत सम्मानजनक दस्तावेज तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि जयंती जी ने अपनी माँ की स्मृतियों को बस माए तो ठीक, उनके हर दिन की चर्या के अलावा हर अवसर, हर पल, चाहे सावन का हो, बच्ची की पासने का, अक्षय तृतीया का, सावन मास के तीज का, दीपावली का, कार्तिक स्नान का, संक्रांति का, और विवाह के अवसर का, उनके द्वारा गाए गए सभी मौकों के गीतों को जस का तस आंचलिक बोली में यही नहीं, इस कहानी से यह भी ज्ञात होता है कि चिड़ियों को दाना पानी रखने वाली, गाय और कुत्ते की रोटी निकालने वाली उनकी धैर्यवान माँ गायन, वादन, लोक चित्र उकेरने, पाक तथा कम खर्च में गृहस्थी सहेजने की कला में माहिर थी। इतना ही नहीं, कपड़ों गहनों के लिए पाई पाई करके बरसों तक जोड़ी गई रकम को वे बिना उनके पति की पुस्तक छपवाने पर खर्च कर देती थी। इस तरह दिव्य जी के साहित्यिक जीवन की वे महत्वपूर्ण कड़ी। जयंती जी की माँ अपने पति के जीवन की माँ का जिनको दिव्य कहते हैं, वो उनको दिव्य बनाने में उनकी पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी जिस कुशलता से उन्होंने अपने घर साहित्य सदन को सहेजा, उसी प्रेरणा रस से उन्होंने अपनी बेटी जयंती को भी शिक्षित किया और जयंती जी ने अपनी माँ से मिले उस संपूर्ण प्रेरणा रस को अपनी बेटी सस्मिता को सौंप दिया। माँ के जाने के बाद उनकी स्मृतियों में डूबी लेखिका कहती है कि माँ सब कुछ वैसा तो है, पर कुछ पागल अनाड़ी कहते हैं कि माँ अब नहीं रही, लेकिन मैं कहती हूँ वह देवी स्वरूपा, तेजोमयी, त्यागमयी, करुणामयी, ममतामयी, ज्ञानमयी, दयामयी, धर्ममयी माँ कण कण में, पल पल में, रोम रोम में थी और रही। और अब ये अंतिम हिस्सा है इस कहानी समीक्षा का कि चील पहाड़ी की जिज्जी इस कहानी संग्रह की को शीर्षक प्रदान करने वाली बेहद मार्मिक होने के साथ ही ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिले हर संघर्ष को परे हटाकर त्याग, तपस्या, दया, करुणा, ममता और अपने अपनत्व के गुणों से युक्त अपने जीवन को छोटे बड़े का भेद किए बिना पूरे चील पहाड़ी गांव के लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। यूं तो चील पहाड़ी गांव में उनका अपना सगा कोई भी नहीं था, फिर भी वे पूरे गांव की सगी थी। इसीलिए गांव में हर कोई उन्हें जिज्जी कहकर बुलाता था। जिज्जी की मृत्यु पूरे गांव के लिए वज्रपात की तरह थी, इसलिए गांव में ऐसा कोई भी स्त्री पुरुष नहीं था जो उनकी शव यात्रा में शामिल ना हुआ हो। जिज्जी के अंतिम संस्कार के बाद लोगों के पैर घर लौटने के लिए साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि पहले जब कोई मरता था तो जिज्जी पूरी बनाकर सबको खिला पिला आती थी और उनका दर्द अपने पल्लू में समेट लाती थी। आज तो पूरा गांव भूखा सोएगा, कौन किसका दर्द समेटेगा। यह सब देखकर उस अवसर की साक्षी लेखिका अपनी आंखों में आंसू भरे हुए सोचती है, संसार से विरक्त होकर, महत्वपूर्ण बात सुनिए, कि संसार से विरक्त होकर साध्वी बनना और जीवन व्यतीत करना तो देखा था, लेकिन संसार को समेटकर साध्वी बनना अनोखी बात। यद्यपि संग्रह की सभी कहानियों के बारे में मैंने सारांश के रूप में बहुत कुछ उद्धृत कर दिया है, फिर भी बहुत कुछ अनकहा रह गया है, जिसका आनंद पाठक को इस संग्रह को पढ़ने के बाद ही आएगा। मेरा मानना है कि लेखिका द्वारा लिखे गए गांव
और वर्तमान के गांव की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ चुका होगा। इसलिए इन कहानियों को लेखिका के देखे हुए गांव के यथार्थपरक दस्तावेज माना जा सकता है। इन सभी कहानियों की खासियत यह है कि पढ़ने बैठो तो फिर पूरी कहानी पढ़े बिना किताब छोड़ने का मन नहीं होता। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी संग्रह जनमानस में अपना विशेष स्थान बनाएगा। इस संग्रह के लिए मेरी असीम शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। जब हम किसी विमोचन समारोह में जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे मन में यह उत्कंठा होती है, जिस किताब को हम देख रहे हैं, कलेवर देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है। यह जो समीक्षा वक्तव्य होता है, ये उसके अंदर की जो कथा वस्तु है वो आप तक पहुंचाने का एक प्रयास होता है। मैं इसी क्रम में मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय रंजना जी को, जिन्होंने बहुत विस्तारित तरीके से आपको इस पुस्तक के अंदर की कहानियों के दर्शन कराए। और मैं अगले समीक्षा वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर सुजाता मिश्र जी को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशीष जी। सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। पुस्तक के अंदर क्या लिखा है वह जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, क्योंकि सभी को यहाँ मिलने वाली है ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, तो वह आप पढ़ ही लेंगे। पुस्तक के अंश में नहीं पढ़ूंगी कि कहानी में क्या लिखा है, उसके अंश पढ़ना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं यहाँ पर पुस्तक के जो भाव है उसमें जो लेखिका कहना चाहती है उसमें लिखित संवेदनाओं पर आपसे बात करूंगी। और सबसे पहले तो मैं श्रीवास्तव परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपकी जो पत्नी का जो पहला काव्य संग्रह सस्मिता, उसका जो नाम था, उसका विमोचन महिला काव्य मंच ने किया था। हम तब महिला काव्य मंच की टीम में थे और तब मैंने आपसे कहा था कि सर आप ISBN नंबर दे लीजिएगा, तो आपने ले लिया है। यह एक अब पक्की किताब बन गई है क्योंकि इसमें ISBN नंबर है। और आपके सुपुत्र यह पुस्तक लेने आए थे अभिनव जी। मैं उस वक्त कॉलेज में क्लास में थी विश्वविद्यालय में, और अभिनव जी का फोन आया कि मैं सिविल लाइन स्पोर्ट्स से बोल रहा हूँ और आपसे मिलना है। और मुझे लगा कोई फ्रॉड कॉल क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही मेरे पास ऐसा कॉल आया था कि मैं MP नगर थाने से बोल रहा हूँ और आपको जो है, तो खैर एक अच्छा रहा, आपका पुस्तक अच्छी है। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि इस पुस्तक के जो पात्र हैं, जो विषय है, हमें हमारे मन को छूते हैं। एक सार्थक रचना रहती है, इसको पढ़ने के बाद आप भीतर से फुलफिल महसूस करें, जो आपकी संवेदनाओं को छुए, आपकी भावनाओं को छुए और आपके मूल्यों को छुए। यह ऐसी पुस्तक है, इसके पात्र ऐसे हैं। और वैसे भी कहानी की परिभाषा जब हम देते हैं, यहाँ मेरे कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जब हम कहानी की परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छी कहानी वो होती है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, यानी इसकी शुरुआत और अंत ऐसा होना चाहिए बहुत रोचक, वो पहले से ही आपको बांध दे। और इस संग्रह की यह खासियत है कि इस संग्रह की 11 कहानियों को आप एक दिन में या किसी छोटी यात्रा में जाते हुए बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। सारी कहानियां रोचक हैं। रोचक क्यों हैं? क्योंकि वह आपके रोजमर्रा के पात्रों से जुड़ी हुई कहानियां हैं। ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो हमारे जीवन में हमें मिलते हैं, जो हमारे जीवन को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। हम कह सकते हैं कि कहानियां अनसंग हीरो की हैं, समाज के गुमनाम हीरोज की कहानियां हैं जो किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी के जीवन को प्रभावित करती है। जैसे कि गजरे वाली कहानी को मैम ने आपका जिक्र किया। गजरे वाली कहानी में आप समझेंगे कि नाम गजरे वाली, लेकिन मुझे उसमें जो नायक है वो हीरो लगता है, सुनील कुमार, वो मुझे उसका नायक लगता है। क्योंकि उसे गजरे वाली लड़की जो है वो गजरा बेचती है, उससे पहले उसकी बहन गजरा बेचती थी, जिसकी अब शादी हो गई है और अब ये किशोरी है जो गजरा बेचती है। और सुनील जो है उसकी फैमिली में काफी डिस्टर्बेंस है, पिता की मृत्यु हो गई है लेकिन वो नौकरी में जा रहा है और वो रास्ते को लड़की को देखता है गजरा बेचते हुए और आकर्षित होता है और इन अ पॉजिटिव वे आकर्षित होता है। कभी कभी हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनको देख के हम मोटिवेटेड फील करते हैं और सुनील उस लड़की को बस से देखता है और उसको अच्छा लगता है, उसकी जीवन में जो उदासी थी वो जाने लगती है।
और वो रोज उसके जो है फूल एक प्रकार से खरीद लेता, फूल लेके नहीं जाता, पैसे देके चला जाता है और लड़की वहां पे फूल फेंक देती है कि घर जाके क्या करना है। बाद में वहां पे बगीचा बन जाता है, उसकी शादी हो जाती है, आम कहानी। अव्यक्त प्रेम है, आप कह सकते हैं, तीसरी कसम जिन्होंने पढ़ी है, अव्यक्त प्रेम है। लेकिन मेरे मन में यहाँ पे सवाल आया कि जब सुनील उस लड़की को पैसा दे देता था तो वो घर चली जाती थी, तो वो करती क्या थी? क्या किया उसने? आपको सपोर्ट कर रहा था कि आप सड़क पे खड़े होकर फूल ना बेचे, लेकिन आप घर चली जाती थी वो फूल फेंक कर। और अंततः आपका जीवन वही हुआ जो ऐसे क्षेत्रों में अधिकांश स्त्रियों का जीवन होता है कि आपका ब्याह हो गया। तो सुनील यदि आपका जीवन बदलना भी चाहता था तो वो नहीं बदल पाया क्योंकि आपने आराम को चुना। ये मुझे इस कहानी में दिखाई देता है। दूसरी कहानी है सिंदूर है या व्रत है, उनमें जयंती जी ने रूढ़ियों का विरोध किया है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, रूढ़ियों की महिमा मंडन का विरोध किया है। सिंदूर लगाना गलत नहीं है, व्रत करना गलत नहीं है, लेकिन वही सब कुछ है यह मारे लेना गलत है। तो उन्होंने महिमा मंडन का वहां पे विरोध किया है कि और निश्चित तौर पर आज भी कई जगह यह भाव हमें देखने को मिलता है। मैं एक YouTube चैनल में एक स्पीकर को सुन रही थी, आजकल बन जाते हैं स्पीकर मोटिवेशनल, तो वो बोल रहे थे कि आप देखिए हमारे यहाँ सब देवियों के बाल लंबे होते थे। लंबे बाल सौभाग्य का प्रतीक है क्योंकि देवियों के बाल लंबे होते थे। भाई देवताओं के बाल भी लंबे होते थे, किसी देवता के बाल जैसे आजकल के पुरुषों के बाल ऐसे नहीं थे। तो यह रूढ़ी है कि हम यह चाहते हैं कि स्त्री वही रहे, पुरुष बदल जाए। शेरी के बाल लंबे हैं, कान्हा जी के बाल लंबे हैं, श्री राम के बाल लंबे हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, आपके सामने लंबे बाल वाले पुरुष आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा मजाक बनाने लगते हैं। घर में आप उसी कान्हा की मूर्ति को नकली बाल लाके लगा रहे हैं। तो ये अपने आप से पूछिए कि हम आधुनिक हैं या हमारे पूर्वज आधुनिक थे। वह पुरुष कान में कुंडल भी पहन रहा है, गले में माला भी पहन रहा है, कड़ा भी पहन रहा है। तो हम जो जेंडर नो डिस्क्रिमिनेशन किया है, कपड़ों का जो भेदभाव किया है, पोशाक का, कपड़ों का, बालों का, ये हम पढ़े लिखे आधुनिक लोगों ने किया है। लेकिन ये समय की डिमांड थी। निश्चित तौर पर 9 to 5 के जॉब में आप वो सब पहन के नहीं आ सकते, मुकुट लगा के, कान में कुंडल पहन के। लेट चेंज, आप महिलाओं में भी चेंज आने दीजिए। फिर उनको फिर आप संस्कृति का ठेकेदार मत बनाइए कि वो तो करें, वो तो लंबे बाल रखे, वो तो चूड़ी पहने, सिंदूर लगाए, क्योंकि संस्कृति की रक्षा करनी है। लेकिन हम तो पैंट शर्ट पहने और हम छोटे बाल रखें। तो ये हम सोचें कि समय के साथ बदलाव सब जगह हुआ है, तो सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। तो वह जो जयंती जी की कहानी है वो बहुत आगे की सोच की कहानी है। बुंदेलखंड में होते हुए उनकी सोच जो है वो बहुत सकारात्मक थी, प्रगतिशील थी। आप कह सकते हैं कि आप सिंदूर का विरोध नहीं कर रही, आप व्रत का विरोध नहीं कर रही, पर आप उसके महिमा मंडल का विरोध कर रही है कि सिंदूर की लाज रखना औरत का कर्तव्य है। और क्यों? क्या हमारी फिल्मों में आप नहीं देखते किस प्रकार से नाट्य के रंग से नायिका के माथे में सिंदूर कर जाता है और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि ब्याह हो गया। क्या सच में सिंदूर लग जाने से ब्याह हो जाता है? अगर हम देखें तो सिंदूर की जो रस्म है वो सप्तपदी के साथ होती है, बिना और मंत्रोच्चार के साथ होती है। ऐसे कोई ऐरा गहरा लट्ठू गहरा सिंदूर लगा देगा तो ब्याह हो जाएगा क्या? लेकिन हमारी फिल्मों ने, हमारे सीरियल ने ऐसा महिमा मंडन किया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने सिंदूर लगा लेते, हो गया ब्याह। नो, सिंदूर एक सिंबल है, लेकिन उसके लिए हमें इतना महिमा मंडन उसको नहीं करना चाहिए। तो दो कहानियां जिनकी व्रत और सिंदूर और जो कहानी है वो रूढ़ियों के महिमा मंडन का विरोध करती हैं। माँ कहानी मुझे थोड़ी कवितात्मक लगी, वो काव्यात्मक शैली में लिखी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। जिस प्रकार से लड़कियां अक्सर अपनी माँ की प्रशंसा करती हैं और वर्तमान से तुलना करती हैं। समय की सबसे परिपक्व जो कहानी है वो चील पहाड़ी की जिज्जी, एक बहुत मैच्योर कहानी है, जिससे लगता है कि जयंती जी में साहित्यकार या कहानीकार बनने की बहुत गहरी संभावनाएं थी। और कहानियां जो है लघु कहानी है, इनकी छोटी कहानियां हैं। और चील पहाड़ी की जिज्जी कहानी को पढ़ने के बाद आप ये कहेंगे, मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने अपना जीवन कैसा जिया है ये आपकी मृत्यु के बाद पता चलता है।
आपके मरने के बाद कितने लोगों का असर हुआ, कितने लोग आपके जाने के बाद दुखी हुए, खड़े हुए, कितनों के जीवन में खालीपन आ गया, तो आपने एक सार्थक जीवन जिया है। तो चील पहाड़ी की जो जिज्जी है, उन्होंने गांव के इतने लोगों के मन को छुआ था। अपने दुख को भूल के उनके जीवन में कोई सुख नहीं था। बचपन से काफी त्रासदियां झेली उन्होंने, आप पढ़ लीजिएगा उसको। और औरों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया। वो अपने दुख को भुलाने के लिए दूसरों की सहायता करती थी, पूरे गांव के लोगों को समेटती चलती थी, और इसलिए पूरे गांव की वो जिज्जी थी। और इसलिए जब वो मरी तो पूरा गांव, क्या महिला क्या पुरुष, सब भाग रहे हैं उनकी शव यात्रा में। आमतौर पर शव यात्रा में स्त्रियां नहीं जाती, लेकिन स्त्रियां भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। तो ये ऐसी कहानी है जो आपके मन को छूती है। शव यात्रा वैसे भी जब हम देखते हैं तो थोड़े भावुक हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जयंती की यात्री है, लेकिन शव यात्रा की यात्री है। वो इस यात्रा में शामिल होती है और देखती है कि लोगों के मन को कैसे छुआ है इन्होंने जीते जी। और इनकी बाकी कहानियों में जो स्त्री का एक विरोध स्वरूप देखते हैं, यहाँ पे आके हम एक मानवीय स्वरूप देखते हैं कि अंत में व्यक्ति पढ़ा लिखा है ये मायने नहीं रखता, जीवन में कितना सफल है ये मायने नहीं रखता, कितना पैसा जोड़ा क्या कमाया मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उसने आप अपने आसपास के समाज को, परिवेश को कितना प्रभावित किया, कितना छुआ। इसीलिए जिज्जी की शव यात्रा में भीड़ भाग रही है, पूरा गांव रो रहा है। तो एक बहुत ही सकारात्मक कहानी है और प्रेरणास्पद कहानी है। उनकी जो ये कहानी है ये बताती है कि वो कितनी संवेदनशील थी और अपने आसपास के लोगों को कैसे गहराई से महसूस करती थी। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी पत्नी थी, तभी आप लोग इतने साल बाद भी उनके लिए खड़े हैं। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि पत्नी से प्रेम करने के लिए ताजमहल बनवाना जरूरी नहीं है, आप किताब भी छपवा सकते हैं। तो मैं अपने आपको बधाई देती हूँ। पीछे बैठ के रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पीछे बैठ के रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वो किताब भी छपवाते हैं। तो आप सभी ये मेरी विचार सुने, इस पुस्तक को पढ़िए। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, छोटी छोटी कहानियां हैं, सकारात्मक कहानियां हैं। आप पढ़िए। श्रीवास्तव परिवार को फिर से बहुत बहुत बधाई। श्यामनंद संस्था के अध्यक्ष आदरणीय मकान भाई साहब को मेरा सादर प्रणाम, आपको सादर बधाई सर, आज आपको सम्मानित किया गया। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। नमस्कार। आपको सादर धन्यवाद आपकी बहुत सुंदर समीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चील पहाड़ी की जिज्जी को अपनी दृष्टि से एक नया आवरण आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सभागृह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आदरणीय दिया हमारे बीच में डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी हमारे बीच में है, बीपी उपाध्याय जी हमारे बीच में है, हमारे बीच में अभी वृंदावन राय सरन जी आए थे, आदरणीय विभा लक्ष्मी दुबे जी और रमाकांत मिश्री जी, भाई माधव चंद्रा जी, सुजाता जी के पतिदेव पीछे बैठ के रिकॉर्डिंग पूरी इस समारोह की कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और सभी आदरणीय महेंद्र करे जी, आदरणीय शिवरतन यादव जी हमारे बीच में, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, विद्यार्थी उनका उपनाम है, मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करता हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि के तौर पर अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। धन्यवाद आशीष जी। छंदाचार्य गणपति जी को, वाग्देवी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आदरणीय श्रीवास्तव जी और श्यामनंद के अध्यक्ष उमाकांत जी के इस अथक प्रयास से इस जो सज्ज ये मंच है उसको सादर प्रणाम करता हूँ और आप सभी को अभिवादन करता हूँ। इस पुस्तक पर जो समीक्षा होना थी वो आपने ध्यान से सुनी। मैं क्योंकि मुझे ये सम्मान आदरणीय देशी श्रीवास्तव जी ने दिया, आदरणीय उमाकांत मिश्रा जी ने मुझे ये सम्मानित किया। मेरे बाल सखा है उमाकांत जी, 6 महीने बड़े हैं और हम इनके साथ पटेरा में और तेंदुखेड़ा में शासकीय कर्तव्यों का एक साथ निर्वहन, वो जनपद में जनपद अधिकारी और मैं राजस्व अधिकारी के साथ में काम कर चुका हूँ। तो उन्होंने उस प्रेम को यहाँ
आज प्रदर्शित किया। मैं उन दोनों का आभारी हूँ। आदरणीय जेसी श्रीवास्तव जी मेरे चाचा जी ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव जी करकोटा में जिनका मकान है, उनके सहकर्मी रहे, इस नाते वो मेरे चाचा जी हैं। और आदरणीय चाची जी जयंती जी, स्वर्गीय जयंती जी, जैसा कि अभी डॉक्टर सिरोठिया जी ने बताया कि वो मैं और जयंती जी रहली में एक साथ रहने का अवसर मिला। मैं राजस्व अधिकारी, वो शिक्षा में, और आप डॉक्टर, हम लोग एक साथ बैठ जाते थे और इनकी साहित्य सेवा के सामने मैं भी थोड़ा सा तोतरी भाषा में, जैसी माँ के सामने बच्चा तोतरी भाषा में कहता है, कुछ रत्न पढ़ देता था और मुझे बहुत स्नेह मिलता था। अभी 5 साल पहले आदरणीय जयंती जी एक पुस्तक का विमोचन जेसी श्रीवास्तव जी ने कराया था दिल्ली में एक होटल में। वो मैं भाग्यवान था कि उस विमोचन कार्यक्रम में जेसी जी के और श्री उमाकांत जी के कृपा से, आशीर्वाद से मुझे मंच वहां भी मिला था और आज यहाँ वो मंच मिला है। मैं उन सबका आभारी हूँ इस आदर सम्मान के लिए। एक मुख्य अतिथि के नाते आपने समीक्षकों से तो समीक्षा सुनी, लेकिन मैं एक पंक्ति में समीक्षा करना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले जेसी श्रीवास्तव जी ने उनकी 4 पुस्तकें मुझे भेजी और एक समीक्षा महोदय ने कहा था कि पुस्तक वो है जो एक ही बैठक में पढ़ी जाए, और आप विश्वास कीजिए 4 पुस्तकें मैंने एक ही बैठक में पढ़ी और उसमें मैंने पाया कि आदरणीय जया जी एक शिक्षिका थी और उन 4 पुस्तकों की हर रचना में वो शिक्षिका कहीं ना कहीं नजर आई और उस शिक्षिका के दिए हुए जो आशीर्वचन थे, जो उनकी शिक्षा थी, मुझ जैसे साहित्य के विद्यार्थी उससे बहुत शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यही मेरा अंतिम वक्तव्य है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष कुमार श्रीवास्तव जी। हमारे बीच में आदरणीय टीकाराम त्रिपाठी जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी हैं, बहुत शुरू से ही बैठे हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय आगे तिवारी जी और तमाम लोग जो इस सभागृह में अभी तक मौजूद हैं, आप सभी का हृदय से साधुवाद है कि आप लोग पूरी गंभीरता के साथ इस पूरे आयोजन को सुन रहे हैं और हमारा अंतिम पड़ाव पर यह आयोजन है। हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी बगलामुखी महिला महाविद्यालय की सम्माननीय प्राचार्य श्रीमती करुणा ठाकुर जी, जो स्वयं एक अच्छी साहित्यकार हैं, वे आए और अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्रदान करें। धन्यवाद आशीष जी। पहले सारे समीक्षक लोग बड़े विस्तार से आपके सम्मुख सब बता चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। अध्यक्षीय उद्बोधन की वजह से वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवित्री जयंती खरे श्रीवास्तव जया जी के कहानी संग्रह के इस आयोजन में पधारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संतोष श्रीवास्तव जी, जो कि प्रशासनिक पद पर रहे और वर्तमान में अच्छे साहित्य